हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ऑडियो पुस्तकें जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर नंबर 7, संगठित नियोजन, धनवान होने की तरफ छठा कदम। नमस्कार दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक के चैप्टर 7 के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम इस फॉर्मूले का विश्लेषण करें ताकि हम आश्वस्त हो सके कि हम इसका अर्थ ठीक ठीक समझ गए। एक क्वालिटी, सेवा की क्वालिटी का अर्थ है पद संबंधी हर डिटेल में सर्वाधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से प्रदर्शन और मन में हमेशा अधिक कार्यकुशलता का लक्ष्य। 2. क्वांटिटी, सेवा की क्वांटिटी का अर्थ है हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना। आपका लक्ष्य होना चाहिए सेवा की मात्रा को बढ़ाना। अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप अपनी क्षमता और निपुणता को विकसित कर सकते हैं। एक बार फिर आदत शब्द पर जोर दिया जा रहा है। 3. स्पिरिट, सेवा की स्पिरिट या भावना का अर्थ है खुशनुमा, तालमेल का व्यवहार, जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सके। आपकी सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी ही आपकी सर्विस के लिए स्थायी बाजार बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अपनी सेवा किस भावना से करते हैं या सेवा करते समय आपका व्यवहार कैसा है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इससे न सिर्फ सेवा के बदले में मिलने वाला भुगतान प्रभावित होता है, बल्कि रोजगार की अवधि भी प्रभावित होती है। एंड्रू कार्नेगी ने इस बिंदु पर बहुत जोर दिया था। उनका कहना था कि व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सफलता की तरफ ले जाने वाले तत्वों में बाकी तत्वों की तुलना में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने तालमेल के व्यवहार की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्होंने ऐसी किसी आदमी को कभी नौकरी पर नहीं रखा जो तालमेल और सहयोग की भावना से काम न कर सकता हो, चाहे उसके काम की क्वालिटी कितनी ही प्रभावी हो और चाहे उसके काम की क्वांटिटी कितनी ही अधिक क्यों न हो। कार्नेगी ने लोगों के खुशनुमा होने पर जोर दिया। यह गुण कितना महत्वपूर्ण है, यह साबित करने के लिए उन्होंने कई ऐसे लोगों की जो उनके मानदंडों पर खरे उतारते थे बहुत अमीर बनने में मदद की। जो लोग खरे नहीं उतर पाए उन्हें अपनी जगह दूसरों के लिए खाली करनी पड़ी। सुखद व्यक्तित्व के महत्व को इसलिए रेखांकित किया गया है क्योंकि इसी तत्व के कारण आप सही भावना से सेवा कर पाते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो सुखद है और सेवा को सद्भाव की भावना से देता है, तो इस गुण के कारण सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी की अक्सर भरपाई हो जाती है। कोई भी चीज सुखद व्यवहार का स्थान नहीं ले सकती। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यूज, वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री से प्राप्त होती है, वह व्यापारी की तरह है जो सामान बेचता है। साथ में यह जोड़ना भी उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार के वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू होंगे। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू, वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री से प्राप्त होती है, वह व्यापारी की तरह है जो सामान बेचता है। साथ में यह जोड़ना भी उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार के वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू होंगे। इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो लोग व्यक्तिगत सर्विस को बेचकर आजीविका कमाते हैं, उनमें से अधिकांश अक्सर यह मानने की गलती करते हैं कि उन पर सामान की मार्केटिंग करने वाले व्यापारी की तरह व्यवहार के नियम लागू नहीं होते। अब सिर्फ लीजिए, गो गेटर के दिन गुजर गए हैं, अब दीजिए, गो गिवर के दिन आ गए हैं। आपके मन की वास्तविक कैपिटल वैल्यू क्या है, यह आप उस दिन आमदनी की मात्रा द्वारा निर्धारित कर सकते हैं जो आप अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग द्वारा कमाते हैं। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू का उचित अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि आप अपनी वर्षित आमदनी को 16.66 से गुना कर दें। यह अनुमान लगाना उचित होगा कि आपकी वार्षिक आय आपकी कैपिटल वैल्यू की 6% है। धन पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। धन मन से अधिक मूल्यवान नहीं है। प्रायः मन धन से अधिक मूल्यवान होता है। योग्य मन की अगर प्रभावी ढंग से मार्केटिंग की जाए तो यह पूंजी का अधिक प्रभावी रूप दर्शाता है जिसकी सामान बेचने के बिजनेस में जरूरत होती है। मन पूंजी का एक ऐसा रूप है जो मंडी के दौर में स्थायी रूप से अवमूल्यन का शिकार नहीं होता। न ही पूंजी के रूप की चोरी की जा सकती है, न ही इसे खर्च किया जा सकता है। यही नहीं,
जो धन बिजनेस के व्यवहार के लिए अनिवार्य है, वह तक धूल के कण की तरह मूल्यहीन है, जब तक कि इसे योग्य मन के साथ न जोड़ा जाए। असफलता के 30 मुख्य कारण, इनमें से कितने आपको पीछे धकेल रहे हैं? जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत से लोग गंभीरता से प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग असफल होते हैं और बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। मुझे एक बार हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण का अवसर मिला और उनमें से 98% लोग असफल लोगों की श्रेणी में थे। मेरे विश्लेषण ने यह साबित किया कि असफलता के पीछे 30 प्रमुख कारण होते हैं। विश्लेषण से 13 प्रमुख सिद्धांत भी सामने आए, जिनके द्वारा लोग दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। इस अध्याय में असफलता के 30 मुख्य कारणों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। 1. हानिकारक आनुवंशिक पृष्ठभूमि। ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जिनके मन की शक्ति कमजोर हो। यह फिलॉसफी इस कमजोरी को दूर करने का केवल एक ही तरीका सुझा सकती है, मास्टरमाइंड की सहायता। बहरहाल, इस बात का लाभ उठाए कि यह असफलता के 30 कारणों में से एकमात्र कारण है जिसे व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं सुधार जा सकता। 2. जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसका कोई केंद्रीय लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य नहीं होता जिस पर वह निशाना साधे। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया, उनमें से 98% के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनका असफलता का मुख्य कारण था। 3. औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम ऐसे आदमी को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो उदासीन है और जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता और जिसमें कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं है। 4. अपर्याप्त शिक्षा। यह एक ऐसी कमी है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री ही काफी नहीं होती। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जिसने वह चीज पाना सीख लिया जो वह जीवन में पाना चाहता है, और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही शामिल नहीं है। लोगों को सिर्फ उनके ज्ञान के लिए पैसे नहीं मिलते, बल्कि इस बात के लिए पैसे मिलते हैं कि वे अपने ज्ञान का किस तरह उपयोग करते हैं। 5. आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन स्वयं पर नियंत्रण से आता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो आप खुद से हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होने पर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। 6. बुरा स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता। बुरे स्वास्थ्य के कई कारणों पर काबू पाया जा सकता है। इनमें मुख्य है: अ. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में कहना। बे. विचार की बुरी आदतें, नकारात्मक बातें बोलना। सेक्स की अधिकता या उसका गलत प्रयोग। दे. उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव। ई. गलत तरीके से सांस लेने के कारण स्वच्छ हवा की अपर्याप्त पूर्ति। 7. बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाता है उसी तरह पेड़ उगेगा। आपराधी प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगति का परिणाम होती है। 8. टालमटोल। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। टालमटोल करने वाला आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, समय कभी पूरी तरह सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दीजिए और आपके पास जो औजार हैं उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। 9. लगन का अभाव। हम में से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो अच्छे होते हैं, परंतु अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमजोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की यह आदत होती है कि वे पराजय की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं
लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह व्यक्ति जो लगन को अपना मंत्र बनाता है, यह पाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। असफलता लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। दंस, नकारात्मक व्यक्तित्व। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है, जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। सफलता शक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है और शक्ति दूसरे लोगों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्तित्व से सहयोग नहीं मिलता। 11. कामेच्छा पर नियंत्रण का भाव। सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में सबसे शक्तिशाली है जिनसे लोग कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। चूंकि यह सबसे सशक्त भाव है, इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलना चाहिए। ड्वेल, कुछ नहीं के बदले बहुत कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। इसका प्रमाण 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के अध्ययन में पाया जा सकता है, जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्केट पर जुआवन खेलकर पैसा बनाने की कोशिश की। 13. निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं, और अगर वे उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे या तो निर्णय ही नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपने निर्णय बदल लेते हैं और पल भर में बदल लेते हैं। अनिर्णय और टाल मटोल जुड़वां भाई है। जहां एक मिलेगा, आमतौर पर दूसरा भी वहीं पर मिलेगा। इन जुड़वां भाइयों को मार डालें इससे पहले कि वे आपको असफलता के खूंटे से बांध दें। 14. 6. मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक। अंतिम अध्याय में इन डरों को विश्लेषण किया गया है। अपनी सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग करने से पहले आपको इन डरों को जीतना होगा। 15. विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। यह असफलता का सबसे आम कारण है। विवाह का रिश्ता लोगों को अंतरंग रूप से करीब लाता है। जब तक यह रिश्ता सुखद तालमेल का न हो, असफलता निश्चित रूप से आपका पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह असफलता का एक ऐसा रूप होगा जिसमें दुख और कष्ट है, जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्षणों को नष्ट कर देंगे। 16. अति सावधानी। वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीजें चुनकर ले जा चुके हैं। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी कि कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचें। यह न भूले कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। 17. बिजनेस में सहयोगियों का गलत चुनाव। यह बिजनेस में असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में आपको ऐसा नियोक्ता चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी जो आपको प्रेरणा दे और जो स्वयं बुद्धिमान एवं सफल हो। हम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके साथ हम करीबी संपर्क में रहते हैं। ऐसा नियोक्ता चुने जो अनुसरण करने लायक हो। 18. अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। अंधविश्वास डर का एक रूप है। यह अज्ञान की निशानी भी है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने मन में दिमाग खुले रखते हैं और किसी चीज से नहीं डरते। 19. व्यवसाय का गलत चुनाव। कोई आदमी किसी ऐसी लाइन में सफल नहीं हो सकता जिसे वह पसंद न करता हो। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा व्यवसाय चुनना जिसमें आप अपने आप को पूरे उत्साह से झोंक सके। 20वें प्रयास में एकाग्रता का अभाव। सभी व्यवसायों को थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में विशेष निपुण नहीं होता। अपने सभी प्रयासों को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित और एकाग्र करें। 22. फिजूल खर्ची की आदत। फिजूल खर्च आदमी कभी सफल नहीं हो सकता और इसका प्रमुख कारण यह है कि वह हमेशा गरीबी के डर से जीता है। अपनी राय में से एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा अलग रखकर नियोजित बचत की आदत विकसित करें। जब आप व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री में सौदेबाजी करेंगे तो बैंक में रखा पैसा आपके साहस की सुरक्षित आधारशिला होगा। पैसे के बिना आपको वह लेना होगा जो आपको दिया जा रहा है और आपको वह पाकर खुशी होगी। 22. उत्साह का अभाव। उत्साह के बिना कोई भी विश्वास नहीं जगा सकता। यही नहीं, उत्साह संक्रामक होता है और जिसमें यह नियंत्रित अवस्था में होता है उस व्यक्ति का आमतौर पर सभी लोग स्वागत करते हैं। 3. असहिष्णुता।
बंद दिमाग वाला आदमी अपवाद स्वरूप ही आगे बढ़ पाता है। असहिष्णुता का अर्थ यह है उसने ज्ञान हासिल करना बंद कर दिया है। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप धर्म, प्रजाति और राजनैतिक विचारों के मतभेद से संबंधित हैं। 24. असंयम। असंयम के सबसे विनाशकारी रूप भोजन, मदिरा और सेक्स की गतिविधियों से संबंधित है। इसमें से किसी में भी अति सफलता के लिए घातक होती है। अपने पद और बड़े अवसर, 25वें दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता। ज्यादातर लोग जीवन में इस गलती के कारण गवा देते हैं। इस कारण जितने लोग असफल होते हैं उतने बाकी सभी कारणों को मिला देने पर भी नहीं होते। यह एक ऐसी गलती है जो कोई भी समझदार बिजनेस का लीडर सहन नहीं करेगा। 26. शक्ति, जिसे आपने अपने प्रयासों से हासिल न किया हो। दौलतमंद लोगों के पुत्र पुत्रियाओं और बाकी लोग जिन्होंने धन विरासत में हासिल किया है और जिसे न उन्होंने खुद कमाया है न ही वे उसके योग्य हैं। ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति जिसे उसने खुद धीरे धीरे हासिल न किया हो सफलता के लिए घातक है। फटाफट अमीरी गरीबी से भी अधिक खतरनाक है। जिन 27. जानबूझकर की गई बेईमानी। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। परिस्थितियों के दबाव के कारण पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई भी क्षणिक तौर पर बेईमानी कर सकता है और इससे कोई स्थायी हानि नहीं होगी। परंतु ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है। देर सवेर उसे अपने कार्यों का फल मिलेगा और इसका परिणाम ये हो सकता है कि उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए या वह अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठे। 28 गण लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती है। ये सफलता के लिए घातक है। 29. सोचने के बजाय अनुमान लगाना। ज्यादातर लोग इतने उदासीन या अलसी होते हैं कि वे सही सोचने के लिए आवश्यक पूरे तथ्य हासिल करने का कष्ट नहीं उठाते। वे अंदाजे के आधार पर आए विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट निर्णय करना पसंद करते हैं। 30. पूंजी का अभाव। यह उन लोगों में असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतारते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के झटके को सहन करने के लिए पूंजी का पर्याप्त रिजर्व नहीं होता, जिसके द्वारा वे अपने आप को बाजार में तब तक बनाए रख सके जब तक कि उनकी प्रतिष्ठा स्थापित न हो जाए। 31. इसमें आप असफलता के उस विशिष्ट कारण को लिख लें जिससे आप पीड़ित हैं, परंतु जो इस सूची में शामिल नहीं है। असफलता के 30 प्रमुख कारणों में जीवन की विडंबना का वर्णन मिलता है, जो लगभग हर उस आदमी के बारे में सही है जिसने कोशिश की है और जो असफल हुआ है। यह सहायक होगा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सके जो आपको अच्छी तरह से जानता हो कि वह आपके साथ इस सूची को पढ़े और असफलता के 30 कारणों के संदर्भ में आपका विश्लेषण करे। अगर आप इसे अकेले आजमाना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, परंतु अधिकांश लोग अपने आप को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। हो सकता है कि आप भी उनमें से हो जो ऐसा नहीं कर पाते। सबसे पुरानी सलाह है, इंसान, अपने आप को जानो। अगर आप सामान को सफलतापूर्वक बेचना चाहते हैं तो आपको सामान का ज्ञान होना चाहिए। ये व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के बारे में भी उतना ही सही है। आपको अपनी सारी कमजोरियां पता होनी चाहिए ताकि या तो आप उन पर पल बना सके या उन्हें पूरी तरह दूर कर सके। आपको अपनी शक्तियां भी मालूम होनी चाहिए ताकि आप अपनी सर्विस बेचते समय उनकी तरफ सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सके। आप अपने आप को सिर्फ सटीक विश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। अपने बारे में अज्ञान की मूर्खता एक युवक ने दिखाई जब उसने एक पद के लिए एक प्रसिद्ध बिजनेस मैनेजर के पास आवेदन दिया। उसने तब तक तो अच्छा प्रभाव जमाया जब तक उससे यह नहीं पूछा गया कि वह कितनी तनख्वाह की उम्मीद करता। उसने जवाब दिया कि उसने अपने दिमाग में कोई निश्चित राशि नहीं सोची थी, निश्चित लक्ष्य का अभाव। मैनेजर ने इस पर कहा, हम आपको उतना वेतन देंगे जितना हम सोचते हैं, परंतु इसके पहले हम 1 सप्ताह तक आपका काम देखेंगे। मैं यह नहीं स्वीकार करूंगा, आवेदक ने जवाब दिया। जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर मुझे उससे ज्यादा मिलते हैं। इससे पहले कि आप अपने वर्तमान पद की तनख्वाह में बढ़ोतरी के बारे में सौदेबाजी करें या कहीं और नकारी की तलाश करें, यह सुनिश्चित कर लें कि आपको अभी जितना मिलता है आपका मूल्य उससे अधिक है। पैसा चाहना बात अलग है, हर आदमी ज्यादा पैसा चाहता है, परंतु यह पूरी तरह से भिन्न बात है कि आव मूल्य अधिक हो
कई लोग अपनी इच्छाओं को अपनी उचित तनख्वाह मानने की गलती कर बैठते हैं। आपकी आर्थिक आवश्यकताओं या इच्छाओं का आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका मूल्य इस बात पर पूरी तरह से निर्धारित करता है कि आप उपयोगी सर्विस देने में कितने योग्य हैं, या आप में दूसरों को इस तरह से सर्विस प्रदान करने के लिए प्रेरित करने की कितनी क्षमता है। अपने आप की एक सूची बनाएं, 28 प्रश्न जिनका आपको जवाब देना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण व्यक्तिगत सर्विसेज की प्रभावी मार्केटिंग के लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि सामान की वार्षिक सूची बनाना। इससे भी बड़ी बात यह है कि वार्षिक विश्लेषण में आपकी गलतियों में कमी और आपके गुणों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जीवन में आदमी या तो आगे बढ़ता है या उसी जगह पर खड़ा रहता है या फिर पीछे रह जाता है। इंसान का लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ना होना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण बताएगा कि प्रगति हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो कितनी। इससे यह भी पता चलेगा कि आपने कहीं कोई कदम पीछे की तरफ तो नहीं उठाया है। व्यक्तिगत सर्विस की प्रभावी मार्केटिंग के लिए आगे की तरफ बढ़ना आवश्यक है, चाहे प्रगति की रफ्तार धीमी ही क्यों न हो। आपका वार्षिक आत्मविश्लेषण हर साल के अंत में किया जाना चाहिए ताकि आप इसमें किए जाने वाले किसी भी सुधार को नए वर्ष के संकल्पों में शामिल कर सके। ये सुधार आपको विश्लेषण के बाद समझ में आएंगे। अपने आप की सूची बनाते समय खुद से नीचे दिए गए सवाल पूछे और अपने जवाबों की जांच करते समय किस ऐसे आदमी की मदद ले जो आपको इस बारे में खुद को धोखा न देने दे। व्यक्तिगत सूची के लिए आत्मविश्लेषण प्रश्नावली 1। क्या मैंने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है जो मैंने इस साल बनाया था? आपको हर साल एक निश्चित वार्षिक लक्ष्य बनाना चाहिए जो आपके जीवन के प्रमुख लक्ष्य का एक हिस्सा हो। 2। क्या मैंने सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की वह सर्विस दी है जिसे देने में मैं सक्षम हूं, या क्या मैंने इस सेवा के किसी हिस्से सुधार किया है? 3। क्या मैंने सेवा में वह सर्वश्रेष्ठ संभव क्वांटिटी दी है जो मैं दे सकता हूं? 4। क्या मेरे का भाव हमेशा तालमेल और सहयोग का रहा है? 5वां, क्या मैंने टाल मटोल की आदत को अपनी कार्यकुशलता में कमी करने की इजाजत दी है, और अगर ऐसा है तो किस हद तक? 6, क्या मैंने अपने व्यक्तित्व में सुधार किया है, और अगर हां तो किन तरीकों से? 7वां, क्या मैंने अपनी योजनाओं को लगन से अंत तक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? 8वां, क्या मैंने हमेशा तत्काल और निश्चित निर्णय लिए हैं? क्या मैंने 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक को अपनी कार्यकुशलता में कमी करने की इजाजत दी है? 10वां, क्या मैं कभी अति सावधान या कम सावधान रहा हूं? 11वां, क्या कार्यस्थल पर मेरे सहयोगियों के साथ मेरे संबंध सुखद हैं या दुखद? अगर यह दुखद हैं, तो क्या गलती आंशिक रूप से या पूरी तरह से मेरी है? 12वां, क्या मैंने प्रयास में एकाग्रता की कमी की वजह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाया है? 13वां, क्या मैं सभी विषयों में खुले दिमाग का और सहिष्णु रहा हूं? 14वां, मैंने सर्विस देने की अपनी योग्यता में किस तरह सुधार किया है? 15वां, क्या मैंने अपनी किसी आदत में असंयम का परिचय दिया है? 16वां, क्या मैंने किसी भी रूप में या तो खुलकर या गोपनीय रूप से अहंकार प्रदर्शित किया है? 16वां, क्या अपने सहयोगियों के प्रति मेरा व्यवहार ऐसा है जिससे वे मेरा सम्मान करने के लिए प्रेरित हों? 18वां, क्या मेरे विचार और निर्णय अंदाजे पर आधारित है, आय, फिर विश्लेषण और सटीक विचारों पर आधारित है? 19वां, क्या मैंने अपने समय, अपने खर्च और अपनी आमदनी का बजट बनाने की आदत का पालन किया है, और क्या मैं इन बजटों में अनुदार रहा हूं? 20वें, मैंने कितना समय लाभहीन प्रयासों में लगाया है जिसका मैं बेहतर लाभ उठा सकता था? 21वां, मैं अपने समय का किस तरह से नया बजट बना सकता हूं और अपनी आदतों को किस तरह से बदल सकता हूं ताकि मैं अगले साल में अधिक प्रभावी बन जाऊं? 22वां, क्या मैं ऐसा कोई व्यवहार करने का दोषी हूं जिसे मेरी अंतरात्मा कचोटती हो? 23वां, किस तरह से मैं उससे अधिक और बेहतर सर्विस दे सकता हूं जिसके लिए मुझे धन प्राप्त? 24वां, क्या मैंने किसी के प्रति अन्याय किया है, और यदि है तो किस तरह रहा है? 25वां, अगर मैं वर्ष भर के लिए अपनी स्वयं की सर्विसेज को खरीदूं तो क्या मैं इस खरीद से संतुष्ट रहूंगा? 26वां, क्या मैं सही व्यवसाय में हूं, और अगर नहीं तो क्यों? 27वां,
क्या मेरी सर्विसेज का खरीदार मेरे द्वारा की गई सर्विस संतुष्ट है, और अगर नहीं तो क्यों? 28वीं, सफलता के मूलभूत सिद्धांतों पर मेरी वर्तमान रेटिंग क्या है? इस रेटिंग को ईमानदारी और स्पष्टता से बनाएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति से चेक करवा लें जिसमें इतना साहस हो कि वह सटीक जांच करे। इस अध्याय में दी गई जानकारी पढ़ने और हृदय में उतारने के बाद अब आप तैयार हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए व्यवहारिक योजना बना सके। इस अध्याय में व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री की योजना बनाने के लिए अनिवार्य हर सिद्धांत का पूर्ण विवरण मिलेगा। इसमें लीडरशिप के प्रमुख तत्व, लीडरशिप में असफलता के सबसे आम कारण, लीडरशिप के अवसर वाले क्षेत्रों का विवरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में असफलता के प्रमुख कारण और आत्मविश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रश्न शामिल हैं। सटीक जानकारी को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इसकी उन सभी लोगों को जरूरत होगी जो व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग करके अमीर बनने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करेंगे। जिन्होंने अपनी दौलत गंवा दी है या जो पैसा कमाना अभी शुरू ही कर रहे हैं, उनके पास अमीरी के बदले में देने के लिए व्यक्तिगत सर्विसेज के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए यह अनिवार्य है कि उनके पास वह सारी व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध हो जिसके द्वारा वे अपनी सर्विसेज की लाभदायक मार्केटिंग कर सके। यहाँ पर दी जा रही जानकारी को अच्छी तरह से समझना और पूरी तरह आत्मसात करना स्वयं की सेवाओं की मार्केटिंग में सहायक होगा। इसके अलावा इससे आप में वह सामर्थ्य भी विकसित होगी जिसके द्वारा आप दूसरे लोगों को बेहतर विश्लेषण कर सके और उनके बारे में बेहतर निर्णय ले सके। यह जानकारी पर्सनल डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर्स और दूसरे एग्जीक्यूटिव के भी काम आएगी जो प्रभावी संगठनों के लिए कर्मचारियों का चुनाव करते हैं। अगर आपको इस बारे में शंका हो तो इसकी शक्ति की जांच करने के लिए आत्मविश्लेषण के 28 प्रश्नों के जवाब लिखना शुरू कर दें। अमीर बनने के अवसर कहां और कैसे मिल सकते हैं? अब हमने उन सिद्धांतों का विश्लेषण कर लिया है जिनके द्वारा अमीर बना जा सकता। स्वाभाविक रूप से अब हम पूछेंगे, हमें इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए अच्छे अवसर कहां मिल सकते हैं? आइए अपने गुणों की सूची निकाल लीजिए और देखिए कि पश्चिमी समाज आपको कितना अमीर बना सकता है, चाहे आपका लक्ष्य सामान्य अमीर बनना हो या बेहद अमीर बनना हो। शुरुआत में हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि हम एक समाज में रहते हैं जहां कानून का पालन करने वाले हर नागरिक को विचार और कार्य की स्वतंत्रता है, जो दुनिया के किसी दूसरे देश की तुलना में अधिक है। हम में से अधिकांश ने इस स्वतंत्रता के लाभों की सूची नहीं बनाई है। हमने कभी अपनी असीमित स्वतंत्रता की तुलना दूसरे देशों की सीमित स्वतंत्रता से नहीं की है। यहाँ पर विचार की स्वतंत्र है, राजनीति में स्वतंत्रता है, बिजनेस प्रोफेशन या नौकरी चुनने की स्वतंत्रता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी मनचाही संपत्ति या जायदाद बनाने की स्वतंत्रता है, अपने घर का स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, विवाह में स्वतंत्रता है, अपने घर का स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, विवाह में स्वतंत्रता है, सभी प्रजातियों के लिए समान अवसर की स्वतंत्रता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने की स्वतंत्रता है, अपने पसंद के भोजन की स्वतंत्रता है और यह स्वतंत्रता भी है कि हम जीवन में किसी भी पद के लिए लक्ष्य बना सकते हैं जिसके लिए हमने तैयारी की है, चाहे वह अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ही क्यों न हो। हमारे पास अन्य स्वतंत्रताएं भी हैं, परंतु यह सूची सबसे प्रमुख स्वतंत्रताओं का विहंगम दृश्य प्रदान करती है जिसमें अवसरों की बहुलता है। स्वतंत्रता का लाभ अधिक स्पष्ट तब नजर आता है जब हम यह देखते हैं कि अमेरिका ही ऐसा एकमात्र देश है जो अपने हर नागरिक को, चाहे वह वहां का मूल निवासी हो या उसने बाद में यहाँ की नागरिकता ली हो, इतनी अधिक और विविध स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। आइए अब है उन वरदानों को गिने जो इस विराट स्वतंत्रता ने हमें प्रदान किए हैं। उदाहरण के लिए औसत अमेरिकी परिवार को ले लें, जिसका अर्थ औसत आमदनी वाले परिवार को, और उन लाभों को गिने जो परिवार के हर सदस्य के लिए अवसर और प्रचुरता के इस देश में उपलब्ध है। विचार व कार्य की स्वतंत्रता के बाद भोजन, वस्त्र और आवास आते हैं जो जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। 1. भोजन। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के परिवार के पास असीमित स्वतंत्रता उसके दरवाजे पर उपलब्ध है, इसलिए यह दुनिया में कहीं भी मिलने वाले भोजन का चुनाव कर सकता है जिसकी कीमत उसके पहुंच में हो। 2. आवास। यह परिवार एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहता है
जो भाप से गर्म होता है, जहां बिजली की रोशनी है और जहां गैस द्वारा भोजन पकाया जाता है। ब्रेकफास्ट में वे जो टोस्ट खाते हैं वह इलेक्ट्रिक टोस्टर में सेंका गया है, जिसकी कीमत केवल कुछ डॉलर है। अपार्टमेंट की सफाई वैक्यूम क्लीनर से होती है जो बिजली से चलता है। किचन और बाथरूम में हर समय गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध है। भोजन को ठंडा रखने के लिए फ्रिज है जो बिजली से चलता है। पत्नी अपने बाल बनाती है, कपड़े धोती है और प्रेस करती है, तथा इसके लिए वह बिजली से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करती है, जो दीवार में लगे एक प्लग में तार लगाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। पति अपनी दाढ़ी बिजली के शेवर से बनाता है और उन्हें दुनिया भर से 24 घंटे मुफ्त मनोरंजन मिलता है, जो तेलविसियों का स्विच दबाते ही शुरू हो है। 3. वस्त्र। पश्चिमी सभ्यता में हर स्थान पर औसत वस्त्र पहनने वाले लोग मिल जाते हैं। भोजन, वस्त्र और आवास की सिर्फ 3 मूलभूत आवश्यकताओं का जिक्र किया गया है। औसत पश्चिमी समाज का नागरिक को कई अन्य लाभ और अधिकार भी उपलब्ध हैं, जो उसे काम प्रयास में हासिल हो सकते हैं, जबकि वह इसके लिए 8 घंटे प्रतिदिन से अधिक श्रम न करे। वह चमत्कार जिसने ये वरदान दिए जब वे वोट मांगते थे, तो हम अक्सर स्वराज नेताओं को स्वतंत्रता की बातें करते हुए सुनते हैं, परंतु शायद ही कभी वे इस स्वतंत्रता के स्रोत या इसकी प्रकृति के समुचित विश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रयास करते हैं या इसके लिए इतना समय निकालते हैं। मुझे इस अदृश्य शक्ति के स्रोत और प्रकृति के विश्लेषण का अधिकार है, क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं 50 वर्षों से भी अधिक समय में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस शक्ति को संगठित किया और जिनमें से कई आज भी इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। मानवता के इस रहस्यमयी हितकारी का नाम पूंजी है। पूंजी में न सिर्फ धन आता है, बल्कि अधिक स्पष्ट रूप से इसमें अधिक व्यवस्थित बुद्धिमान लोगों के समूह आते हैं, जो जनता के हित में और खुद को लाभ पहुंचने के लिए धन का बेहतर प्रयोग करने के तरीकों की योजना बनाते हैं। इन समूहों में वैज्ञानिक, शिक्षाविद, केमिस्ट, आविष्कारक, बिजनेस विश्लेषक, पब्लिसिटी मैन, आवागमन विशेषज्ञ, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और उद्योग धंधों के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले लोग आते हैं। ये लोग हर क्षेत्र में प्रयासों का नेतृत्व करते हैं, प्रयोग करते हैं और निशान छोड़ जाते हैं। वे कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल का समर्थन करते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, अखबार छापते हैं, सरकार का अधिकांश खर्च उठाते हैं और बहुतेरे डिटेल्स का ध्यान रखते हैं, जो मानवीय प्रगति के लिए अनिवार्य है। संक्षेप में कहा जाए तो पूंजीपति हमारी सभ्यता के मस्तिष्क हैं, क्योंकि वे उस पूरे तंत्र की पूर्ति करते हैं जिनमें सारी शिक्षा, ज्ञान और मानवीय प्रगति समाहित है। मस्तिष्क के बिना धन हमेशा खतरनाक होता है, परंतु जब इसका उचित उपयोग किया जाता है तो यह सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व बन जाता है। अगर पूंजी की सहायता न हो तो एक परिवार को अपने लिए साधारण नाश्ता जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात की कल्पना से आपको यह समझ में आ जाएगा कि संगठित पूंजी का कितना महत्व होता है। चाय के लिए आपको चीन या भारत की यात्रा करनी होगी, जो अमेरिका से बहुत दूर है। जब तक कि आप बहुत अच्छे तैराक न हो, आप लौटते समय की यात्रा में थक जाएंगे। फिर एक और समस्या आपके सामने आएगी। अगर आपके पास समुद्र पार करने और तैरने की साहसिक शक्ति हो भी, तो आप किस मुद्रा का प्रयोग करेंगे? शक्कर के लिए आपको क्यूबा की एक और समुद्री यात्रा पर जाना होगा, या फिर ऊंटा के शुगर बीत खंड की लंबी पैदल यात्रा पर जाना होगा। परंतु फिर भी हो सकता है कि आपको शक्कर के उत्पादन के लिए आवश्यक है। हम इस बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं कि अमेरिका में कहीं भी ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचने के लिए शक्कर को रिफाइन करने, ट्रांसपोर्ट करने और डिलीवर करने के लिए कितने तामझाम की जरूरत होती है। अंडे आप अपने करीबी फार्म से ले जा सकते हैं, परंतु अगर आप ग्रेप फ्रूट चाहते हैं तो आपको फ्लोरिडा की लंबी पैदल यात्रा करनी होगी। ड्राई सीरियल को तो आपको अपने मेनू से हटाना ही होगा, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए पुरुषों के प्रशिक्षित संगठनात्मक श्रम और उचित मशीनरी की जरूरत होती है, जिन सभी के लिए पूंजी की जरूरत होती है। आराम करते समय आप दक्षिण अमेरिका की दिशा में तैर सकते हैं, जहां आप 2-4 केले ले सकते हैं, और आप लौटते समय नजदीकी फार्म से, जहां डेयरी भी हो, बटर और क्रीम भी, पड़ियाल चलकर ला सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपका परिवार आराम से बैठकर नाश्ते का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएगा। यह हास्यास्पद लगता है ना? परंतु अगर हमारे पास पूंजीवादी तंत्र न हो, तो इन आम भोज्य पदार्थों को
अपने नाश्ते में शामिल करने का यही इकलौता संभव तरीका होगा। सामान्य नाश्ते के आइटमों की तुलना में जब हम रेलवे और समुद्री जहाज बनाने और उनके रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में सोचते हैं तो हम दहल जाते हैं, क्योंकि यह राशि हमारी कल्पना से पर है। यह अरबों खरबों डॉलर है, जबकि इसमें जहाजों और रेलों के प्रशिक्षित पूंजीवादी अमेरिका में आधुनिक सभ्यता की आवश्यकताओं का सिर्फ एक हिस्सा है। आवागमन के लिए पहले यह जरूरी है कि जमीन से कुछ जगाया जाए या मार्केट के लिए उत्पादन किया जाए। इसके उपकरणों, मशीनरी, पैकिंग, मार्केटिंग और करोड़ों लोगों के लिए करोड़ों डॉलर और लगेंगे। समुद्री जहाज और रेलगाड़ी धरती से अपने आप नहीं उगाते और अपने आप काम नहीं करने लगते। वे सभ्यता की पुकार सुनकर आते हैं और वे उन लोगों के श्रम, कुशलता और संगठन शक्ति के द्वारा आते हैं जिनमें कल्पना है, विश्वास है, उत्साह है, निर्णय करने की शक्ति है और लगन है। इन लोगों को पूंजीपतियों के नाम से जाना जाता है। देने की इच्छा से, लाभ कमाने और अमीर बनने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, और चूंकि वे ऐसी सेवा देते हैं जिसके बिना सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वे बहुत अमीर बन जाते हैं। रिकॉर्ड को साफ और समझ में आने योग्य सरल बनाते हुए मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि यह पूंजीपति वही लोग हैं जिनके बारे में हम में से अधिकांश लोगों ने सोप बॉक्स के वक्ताओं को बोलते सुना है। ये वही है जिन्हें क्रांतिकारी, रैकेटियर्स, बेईमान राजनेता और भ्रष्ट श्रमिक नेता, शोषक और अमानवीय या वॉल स्ट्रीट कहते हैं। मैं यहाँ पर किसी समूह या अर्थशास्त्र के किसी तंत्र की वकालत या विरोध नहीं कर रहा हूँ। इस पुस्तक का लक्ष्य है एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए मैं आधी सदी से अधिक तक पूरी निष्ठाओं से समर्पित हूँ। उन सभी को यह ज्ञान प्रदान करना, उन सभी के सामने वह सबसे विश्वसनीय फिलॉसफी प्रस्तुत करना जिसके माध्यम से लोग अमीर बन सके और जितनी धनराशि वे कमाना चाहते हैं उतनी धनराशि कमा सके। मैंने 2 चीजें बताने के लिए यहाँ पर पूंजीवादी तंत्र के आर्थिक लाभ का विश्लेषण किया है। 1, इसीलिए ताकि अमीर बनना चाहते हैं वे उस तंत्र को पहचान लें और खुद को उसके अनुरूप ढाल लें जो अमीरी के सारे रास्ते को नियंत्रित करता है, चाहे आप कम अमीर बनना चाहते हो या बेहद अमीर। 2, इसलिए ताकि आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिख जाए जो राजनेताओं और वक्ताओं द्वारा आमतौर पर दिखाए जानबूझकर मुद्दे को मरोड़कर पेश करते हैं और संगठित पूंजी के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे यह कोई जहरीला कोबरा हो। यह एक पूंजीवादी देश है। यह पूंजी के प्रयोग द्वारा विकसित हुआ है और हम जो स्वतंत्रता और अवसर के वरदानों को लेने के अधिकार का दावा करते हैं, हम जो अमीर बनना चाहते हैं, यह बात जान ले कि अगर संगठित पूंजी ने इन लाभों को उपलब्ध न कराया होता तो आज हमारे पास अमीरी और अवसर नहीं होते। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अमीर लोग कम कार्य के बदले अधिक धन की मांग करते हैं, या फिर आप यह सोच सकते हैं कि आपके पास धनों का अंबार बिना काम किए लग जाएगा। यह एक स्वतंत्र दुनिया है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। कुछ लोग काम किए बिना भी रहते हैं और कुछ लोग थोड़ा बहुत ही काम करते हैं। आपको इस स्वतंत्रता को समझने की जरूरत है। कुछ लोगों को गलतफहमी है इस बारे में। बस कुछ ही लोग इस बात को ढंग से समझते हैं कि जहां तक अमीर लोगों का सवाल है, वे लोग बिना प्रयास के अमीर नहीं बने हैं। कानूनी रूप से अमीर बनने और अमीर बने रहने का केवल एक ही भरोसेमंद तरीका है, वह है उपयोगी सर्विस प्रदान करना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिसके द्वारा लोग सिर्फ संख्या की शक्ति द्वारा कानूनी रूप से अमीर बन सके या बदले में किसी रूप में मूल्य चुकाए बिना अमीर बन सके। एक नियम है जिसे अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहते हैं। यह एक सिर्फ सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि पत्थर की लकीर की तरह है जिसे कोई नहीं काट सकता। इस नाम को चिन्हित कर ले और याद रखे कि यह बहुत राजनेता या राजनीतिक मशीन से कहीं बलशाली है। यह हर मजदूर संगठन के नियंत्रण से बाहर की चीज है। इसे किसी भी धूर्त, घूसखोर या फिर किसी ऐसे गैर राजनीतिक द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। व्यापार में सम्मिलित हर व्यक्ति के खाते पर नजर रखी जाती है और हर रिकॉर्ड को नोट किया जाता है। यह याद रखें कि यह उपलब्ध जरूरतों का धन संचय करने की शुरुआत मात्र है। बहुत कम विलास वस्तुएं और गैर जरूरी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। यह भी याद रखें कि यह तो अमीर बनने के स्रोतों की सिर्फ शुरुआत है। केवल कुछ विलासिताओं और गैर जरूरी चीजों का जिक्र किया गया है।
परंतु याद रखिए कि व्यापार के इन थोड़े से सामानों के उत्पादन, परिवहन और मार्केटिंग के व्यापार की वजह से लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों को रोजगार मिलता है, जो अपनी सर्विसेज के बदले में हर माह करोड़ों डॉलर प्राप्त करते हैं और विलासिता तथा आवश्यकता की वस्तुओं पर खुले हाथों से इसे खर्च करते हैं। खास तौर पर यह याद रखिए कि व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं के इस विनिमय के पीछे अमीर बनने के प्रचुर अवसर सुलभ है। यहाँ स्वतंत्रता आपकी मदद करती है। इन व्यापारों को करने के लिए जितने भी प्रयास जरूरी है, उन्हें करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में योग्यता है, प्रशिक्षण है, अनुभव है, तो आप बहुत बड़ी धनराशि कमा सकते हैं। जो लोग बेहद अमीर बनने लायक सौभाग्यशाली नहीं हैं, वे कम अमीर तो बन ही सकते हैं। कोई भी नाम मात्र के श्रम के बदले में जीवनयापन कर सकता है। तो अब स्थिति आपके सामने है। अवसर ने आपके सामने अपना खजाना खोलकर रख दिया है। सामने से आए, वह चुने जो आप चाहते हैं। अपनी योजना बनाए, योजना के हिसाब से काम करें और लगन से उसका अनुसरण करें। पूंजीवादी समाज बाकी का काम कर देगा। आप केवल इस बात पर भरोसा रखें। पूंजीवादी समाज हर इंसान को उपयोगी सेवा प्रदान करने और उस सेवा के मूल्य के अनुपात में अमीर बनने का अवसर देता है। सिस्टम किसी से भी यह अधिकार नहीं छीनता, परंतु यह ऐसा कोई आश्वासन नहीं देता कि बिना कुछ किए ही आपको कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि यह सिस्टम स्वयं अर्थशास्त्र के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जो बिना कुछ दिए हासिल करने के सिद्धांत को न तो पहचानता है, न ही इसे लंबे समय तक सहन करता है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत प्रकृति ने बनाया है। वहां कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जहां इसके उल्लंघन करने वाले दरख्वास्त दे सके। इस सिद्धांत के दोनों पक्ष हैं। इसका उल्लंघन करने पर नुकसान भी होता है और ढंग से पालन करने पर पुरस्कार भी मिलता है। इस सिद्धांत को खारिज नहीं किया जा सकता है। यह उतना ही बड़ा सत्य है जितना आसमान में टिमटिमाते हुए तारे, और उसी प्रकृति का हिस्सा है जो तारों को नियंत्रित करता है। आपके अंदर यह प्रश्न आ सकता है, कोई हो सकता है जो इस नियम को पालन करने से मना कर दे। निश्चित तौर पर हम एक स्वतंत्र समाज में रहते हैं जहां आप समान अधिकार पाते हैं, किसी भी नियम को नजरअंदाज कर सकते हैं। तब क्या होगा? तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक अधिक संख्या में लोग एक साथ इस सिद्धांत को नजरअंदाज न करें। ये सिद्धांत सिर्फ कुछ समय के अनुभव से ही नहीं निकले हैं, पर इनमें साल की कड़ी मेहनत लगी है।